बैंकिंग की अगर पीवाईक्यू अगर देखो, नियर अबाउट बिफोर द 15 साल, 2015, ठीक है। अब इसमें बेसिक क्या हो गया, तो कोई भी नंबर सिस्टम आप पढ़ते हो, जब भी कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 इज द नंबर सिस्टम, उन रेलवेज एंड एसएससी एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको याद ही नहीं होता कि ये कभी सॉल्व किया है, ये हम लोगों ने सॉल्व करके रखा है क्लास में। उल्टा तो जब बचपन होता है ना, उसमें गहरी दोस्ती और गहरी होती है, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है दोस्ती कम फीकी पड़ने लगती है। खाली एसबीआई नाम नहीं हुआ करता था, अगर आपने देखा होगा 14 16 की बात है, हाँ मतलब लगभग मुझे एग्जैक्टली डेट और ईयर पता नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे नाम सुना है आप लोगों ने? ऐसे ब्रांचेस हुआ करते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहते थे लोग, ठीक है, स्टेट बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस हुआ करते थे। तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इतना सभी स्टेट बैंक है, सभी स्टेट बैंक को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। आज हम लोग स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर या ऐसे मैसूर नहीं कहते हैं, हम लोग खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम लेते हैं, ठीक है। तो जब मर्ज किया गया तो जाहिर सी बात है, वर्क कल्चर जो होता है हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया, जब मर्ज कर रहे थे तो सभी के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, और वो सिस्टम के तहत उसमें क्या हो जाता है, प्रमोशन के बारे में भी समझना है कि किसको जॉब मिलेगा, प्रमोट जल्दी होगा कि नहीं। तो थोड़ा सा टाइम तो वहां पर जरूर लगता है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, नंबर ऑफ वैकेंसी एसबीआई की लगातार बढ़ती हुई नजर आई, जो पहले नहीं थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आरआरबी अगर मर्ज भी हो रहा है तो सबसे बेस्ट बेनिफिट हमें मिलने वाला है। रीजन है, मर्ज होने के बावजूद वैकेंसी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है, और ज्यादा वैकेंसी आएगी, कंट्रोल पैनल पे सभी जगह पर हम लोग वर्क कर पाएंगे। तो ये मान के चलेगा, हम लोगों ने कैलेंडर जब स्टार्ट किया या प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैंने आपको गोल बताया था 27 जुलाई इज द गोल एग्जाम डेट का। आज भी मैं वही कह रहा हूँ, 27 जुलाई को एग्जाम होगी, नाम खाली चेंज हो जाएगा, आगे पीछे एग्जाम एग्जाम होगी, लेकिन पहली एग्जाम हम लोग 27 जुलाई को ही देने वाले हैं। तो इस पे क्लियर रहना। और ये जो टॉपिक है जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सिंप्लीफिकेशन, आपको मैंने इंडेक्स लिखा के दिया कि कौन कौन से टॉपिक है, तो मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन पढ़ना जरूरी है, और सिंप्लीफिकेशन में करीबन प्रीलियम का जो लेवल हम लोग क्लियर कराएंगे, 10 to 15 स्कोर हम लोगों को आना चाहिए, 10 to 15 मार्क्स। उसमें से एक टॉपिक मैंने आपको डिजिट एडिशन का कंसेप्ट लास्ट वीक में बताया था, यूनिट प्लेस का कंसेप्ट मैंने अभी तक आपको टीच किया है। अनदर कंसेप्ट मैंने ये बताया आपको कि डेसिमल नंबर जो होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी पॉइंट्स वाले सभी के सभी नंबर। बट ये सभी टॉपिक एक में ही आते हैं, जिसको मैं कहूंगा कौन सा टॉपिक चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। और टोटल गोल कितना है हमारा, 10 to 15 मार्क्स। ये 10 to 15 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है, तो पूरी तरह से ये रहना कि यार 15 में से 15 लाना है, ऐसा नहीं 1 मार्क्स कम आ जाए, उसके लिए काम नहीं कर रहे हम लोग। हमारा पूरा ध्यान है कि मुझे सभी में से सब चाहिए, ये मैं एक भी मार्क्स कीप नहीं करना चाहता हूं। और ये बनाते समय इतनी फास्ट चाहिए कि विद इन 10 मिनट के भीतर अगर 15 आना चाहिए, या 5 मिनट में आपके 10 बनना चाहिए, तो उसके ऊपर मुझे आगे लेके जाना है आपको। तो मैं धीरे धीरे आपको कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि क्या क्या कंसेप्ट होता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस प्रकार से स्टडी करना है, इस वजह से। तो जब डेसिमल नंबर का हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, इस वीक मैं आपको बता दूं, इस वीक में अभी मैं स्टार्ट करूंगा आपका फ्रैक्शन नंबर का कंसेप्ट, एंड फिर बाकी के एक एक नंबर आपके सामने नजर आते हुए दिखेंगे। फ्रैक्शन नंबर हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। लास्ट वीक में इस बैच में कोई भी टेस्ट नहीं दी गई थी, जाहिर सी बात है, पहला ही वीक था, अभी स्टार्ट किया था, बैच को भी लेट हुआ था, तो टेस्ट नहीं रखा गया। लेकिन इस वीक में क्या होगा, थोड़े से सब कुछ मैक्सिमम कंसेप्ट आपके कवर किए जाएंगे, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड जो भी कंसेप्ट मैंने टॉपिक आपको लिखा के दिया होगा, उस सभी के सभी मैं कंसेप्ट रखूंगा। और इस वीक में एक टेस्ट हम लोग रखेंगे जिसको हम लोग कहेंगे प्रैक्टिस टेस्ट। क्लास टेस्ट का मतलब हो गया कि आपको क्लास में आके देना है, बट प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब होगा कि आप ये टेस्ट सैटरडे नहीं तो संडे घर से देने वाले, ठीक है। आप चाहे तो क्लास में आके दे सकते हैं, बट इस वीक में एक छोटी सी टेस्ट आपको देखनी है कि जो पढ़ाया गया उसमें से आपका कितना स्कोर आ रहा था, ठीक है। इसमें और एक मुझे एक ऑब्जर्वेशन ये ऐसे हुआ है, लास्ट अगर आईबीपीएस या कोई भी बैंकिंग की एग्जाम की बात करें, सभी बच्चे का स्कोर आ रहा है, लेकिन करंट अफेयर्स और जीके में फंस रहे हैं हमारे स्टूडेंट, सबसे सबसे ज्यादा ड्रॉबैक वही बन जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप सभी ये स्पेशल बैच है, बैंकिंग ही पढ़ रहे हैं, प्रॉपर हमारा गोल सेट है कि अपकमिंग एग्जाम निकालनी है, तो आप सभी के लिए क्या करना है, एवरी सैटरडे, हर सैटरडे हम लोगों ने अभी के लिए सेशन टाइप कर दिया। आप लोग जानते हो कि हर सैटरडे हमारा सेशन होने वाला है करंट अफेयर्स, हाँ। ये वाला संडे को हम लोग बंद कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। संडे का मेन पर्पस ऐसे है, जिन स्टूडेंट की एग्जाम फाइनली हमें नजर आएगी उनको मैं संडे बुला लूंगा, उनका अलग प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी के लिए संडे को हम लोगों को कुछ नहीं है, खाली हॉलीडे मान मान के चल रहा है। करंट अफेयर्स का सैटरडे लेक्चर है, तो जिस दिन सैटरडे का करंट अफेयर्स लेक्चर होगा, उसी दिन उसके ऊपर कौन सी क्या होगी, टेस्ट होगी।
और ये टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, लास्ट एक वीक का कंटेंट रीड करके आना है। मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूं कि टेस्ट कहां पर होगा। टेस्ट होने का सबसे बेस्ट सोर्स है, मैं खुद भी वहां पर नोट्स आपके ग्रुप में सेंड करता रहता हूं, है कि नहीं। हम लोगों ने एक टीम हायर की जिसका मेन काम है अलग अलग न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो एक जगह पर कंबाइन किया जाए और आपके सामने रख दिया जाए। दो प्रकार से न्यूज आज के डेट में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वन इज द पोस्टर फॉर्मेट। पोस्टर फॉर्मेट में ऐसी न्यूज आती है डायरेक्ट सिंगल लाइन ओरिएंटेड कि क्या इंपॉर्टेंट है कैसे, वो वाला एक पोस्टर आता होगा। एक क्या था, एमसीक्यूज फॉर्मेट आता है कि हाँ एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, एक ऐसे ग्रुप में आ रहा होगा। और तीसरी न्यूज अगर आपने देखा होगा, तीसरा मैं पूरा डिटेल में न्यूज सेंड करता हूँ गवर्नमेंट ग्रुप के बैच में स्टूडेंट में, जितने भी स्टूडेंट आप सभी को मैंने दो ग्रुप में ऐड किया। वन इज द डेली शेड्यूल ग्रुप, ठीक है, एंड अनदर इज द गवर्नमेंट एग्जाम ग्रुप। गवर्नमेंट एग्जाम में जो आपके सामने है वो पोस्टर सेंड किया जाता है, पीडीएफ सेंड करता हूं। वो पीडीएफ में उस दिन की पूरी कहानी होती है कि क्या क्या हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग थोड़ा सा और एडिशनली करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज है वो भी ऐड करेंगे। तो मुझे आपको क्या टारगेट देना है, आप सिंपली सैटरडे के दिन टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। कौन सी टेस्ट है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट। और करंट अफेयर्स की जो टेस्ट आएगी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के आसपास में चलता हूं। मान लो अभी मान 100 मानता है, 100 क्वेश्चन की आपने टेस्ट दे रहे होंगे तो मेरा टाइम यहां पर मैं आपको रखूंगा 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट। अगर आपको लगता है 50 मिनट की अगर टेस्ट दे रहा है तो 20 मिनट का टाइमिंग रखा जाएगा। बिकॉज करंट अफेयर्स में आपको कहीं से भी ये नहीं देखना है कि कैलकुलेशन नहीं करना है। पहली तो बात तो कोई कैलकुलेशन का सवाल ही नहीं होता, सीधा क्या होता है ना, कंसेप्ट पता है तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे रीड नहीं किया तो मुझे ये आएगा ही नहीं, ठीक है। और कंपलसरी देना है, रीजन है इस बार का पीओ का मेंस का रिजल्ट देख लो आप, या जितनी भी एग्जाम होती है उनका मेंस का रिजल्ट देखिए। मेंस में जाते हो तो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के 40 मार्क्स का होता है, ठीक है, मतलब 250 जो भी मार्क्स के पेपर होंगे 40 मार्क्स का करंट अफेयर स्टैटिक जीके होता है। लेकिन जबकि कट ऑफ अगर देखा जाए तो कट ऑफ बहुत कम लग जाता है। रीजन है कि इसको हम लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे, इसको देख ही नहीं पा रहे एग्जाम में क्या आ रहा है। तो इसको देखना, रेगुलरली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले तो स्टार्ट करें आज का कंसेप्ट, ये क्लियर है। नेक्स्ट है, हेडिंग लगा दीजिएगा फ्रैक्शन नंबर, ये लगेगा। डेसिमल का कन्वर्जन हमें पता है, फ्रैक्शन नंबर के ऊपर बात करता है। व्हाट इज द मीन बाय फ्रैक्शन नंबर, क्या करना पड़ता है कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जाहिर से फ्रैक्शन नंबर क्या है, तो फ्रैक्शन नंबर बेसिकली हम लोग ऐसे कहेंगे, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उससे हम लोग फ्रैक्शन कह सकते हैं। बट जाहिर हम लोग कैलकुलेशन ओरिएंटेड देख रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम तो कहीं पर देखना ही नहीं है। ये जो थ्री ऊपर एक नंबर है नीचे एक नंबर लिखा गया है बीच में एक लाइन नजर आ रही है, इज अ फ्रैक्शन नंबर। लेकिन जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको एक नाम से याद करते हैं, कौन सा नंबर कहते हैं इसको, न्यूमरेटर। हाँ, इज द न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें बेसिक क्या हो गया, तो कोई भी नंबर सिस्टम आप पढ़ते हो, जब भी कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 इज द नंबर सिस्टम, जिसको आप डेसिमल नॉर्मली नंबर सिस्टम कहता है, 1 से 2। आपको मैंने ये पूछा 15 ग्रेटर है या 10 ग्रेटर है, तो सभी को पता है कौन सा ग्रेटर है, 15। क्यों क्यों पता है, बिकॉज रीजन है डेली लाइफ से हम लोग नंबर से तो खेलते ही आ रहे हैं, बचपन से लेके पढ़ाया गया है और समझ में भी पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लास्ट सेशन जब मैंने देखा तो मैंने कहा डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेशन ले लो। डेसिमल में मैंने आपको पता है ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा ये पढ़ा दिया छोटा पॉइंट में। लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, क्यों कंफ्यूजन हो रहा था, रीजन था नंबर कभी खेल नहीं पा रहे ना वैसे। तो कोई भी नंबर सिस्टम सीखने का तरीका होता है, सबसे पहले नंबर क्या होते हैं इसको देखना, उसके बाद में नंबर को कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये समझना, और देन इज द नंबर सिस्टम, नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन और क्या ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही स्कूल का पैटर्न है, आप कोई भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया होगा तो पहले नंबर क्या होते बेटा, नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा कौन सा, रियल लाइफ में कैसे लगता है, तो वहीं से सीखना है। हमारे एग्जाम में भी वही तरीका होता है। तो मुझे यहाँ पर जो नंबर लिखे गए एकदम सिंपल सा बता रहा हूं कि अगर मान लो कि मैंने ये पूछा आपसे 3/4 एंड 7/11, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा, 3/4 7/11, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर है, एकदम सिंपल सा सवाल है। और कौन सा नंबर ग्रेटर हो, 3/4 ग्रेटर है या 7/11। मतलब ये पता है, ये हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उसके नाम पे ये सवाल कैसे हुआ पता है, स्कूल में बच्चों को पूछा गया, नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे में 5 और 7 में बड़ा कौन सा है। अब आप 5 और 7 में बड़ा कैसे, बच्चों को पूछने के बाद कितना हंसी आएगी, हाँ, एक क्वेश्चन है क्या, ठीक है। वैसे हमारे एग्जाम में ये है
हम लोग बैंक तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये हमारे एग्जाम में इतना है कि हमें देख के पता चलना चाहिए कौन सा नंबर बड़ा है। बता यार। 3/4 बड़ा है? पक्का? कैसे 3/4 बड़ा है, क्या किया आपने? हाँ, डिवाइड किया। सही तरीका तो डिवाइड करके ही पता होता है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट का नंबर तो हमें पता है। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड से पता चलेगा कि नहीं। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ऊपर वाला नंबर क्या है ना, स्मॉलर है। किससे? डिनोमिनेटर से स्मॉलर है कि नहीं। डिवाइड करके देखता हूं। मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो पॉइंट दे दूंगा मैं। पॉइंट देना पड़ेगा। क्यों पॉइंट देना पड़े? 3 इज स्मॉलर देन 4। तो ये 3 नंबर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा हमारा? 30। अब तो हम लोग डिवाइड करते रहेंगे उसको। तो मैंने कहा 30 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 कितना? 7 जार। 4 7 जार कितना? 28। 28 जाने तो बचा कितना? 2। अब एक बार पॉइंट दे दिया, फिर जीरो कितनी भी बार लगाओ, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो लगा सकते, मन मर्जी कर सकते। 2 के ऊपर जीरो लग गया, कितना? 20। तो 4 कितना? 5 जार। तो 4 5 जार 75। यानी इसको डिवाइड करने के बाद यहां तक जाके नंबर रुक जाएगा। ठीक है, सेम नंबर है। आप देखो, मैं बहुत आराम आराम से यहां पर बता रहा हूं। रीजन क्या है? जब मैं एग्जाम वाला कंटेंट पढ़ाऊं, तो मुझे ऐसा कोई स्टुडंट नहीं चाहिए की हा कसं आलाय हे तर समजतच नाही, तेव्हा बेसिक नाही सांगणार। आता प्रॉपर टाइम आहे, तुम्ही जे विचारसाल ते सांगायला तयार आहे। उस समय तो डायरेक्टली ऐसे चाहिए कि सर एग्जाम में बना लो। ठीक है, डायरेक्ट 20 सेकंड लगाएंगे टाइम, 20 सेकंड में बना सकते कि नहीं वो देख लेना है मुझे। ठीक है वहां पर। तो ये यहां पर आराम से बता रहा हूं, यहां पर आ गए। 7 को 11 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 7 छोटा नंबर है, 11 बड़ा नंबर है। तो हम लोग सेम मेथड करेंगे। पहले दे देंगे पॉइंट, फिर ये 7 नाम का नंबर कितना बन जाएगा? 70। अब 70 बनेगा। अब 11 के टेबल में चले गए। 11 कितना? 6 जार। 11 6 जार कितना? 66। 66 जाने के बाद बचा कितना? 4। 4 पे जीरो लगा दिया तो 40। तो 11 कितना? 3 जार। 11 3 जार कितना? 33। 33 जाने के बाद बचा कितना? 7। 7 पे जीरो, फिर वो साइकिल रिपीट होते ही रहेगा। राउंड अप करते हैं तो ये 0 पॉइंट कितनी है? 63 है। अब आपके सामने इन दोनों के नंबर को रखा गया। मैंने कहा यार ऊपर वाले नंबर भूल जाएगा, पॉइंट भी भूल जाओ। देखने में तो 75 है, और ये कौन सा है? 63। तो बड़ा कौन सा है? 75। यानी ये नंबर ग्रेटर था, और ये नंबर ग्रेटर था, तो ये पैरामीटर ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो यही गड़बड़ हो जाती है, ग्रेटर ही नहीं पता चला सर। ठीक है, तो ये तरीका डिवाइड करके चेक करो। और स्कूल में सबसे बड़ा हाल जो था ना, डिवीजन में ही हुआ करता था। बच्चे देखिए, आप अभी भूल जाओ कि आप ग्रेजुएट हो। आप जब स्कूल में गए होंगे, टीचर ने पहले नंबर पढ़ाया होगा। फिर क्या टीच किया होगा? नंबर के बाद में कंपैरिजन, बड़ा नंबर छोटा नंबर, फिर एडिशन, फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन इज अ डिवीजन। कभी भी कोई भी स्टूडेंट को ऐसे कभी नहीं पढ़ाया जाता डिवीजन पहले। नहीं, क्योंकि डिवीजन डिफिकल्ट माना जाता है। तो हम लोग कहेंगे डिवीजन में नहीं जाना है। और डिवीजन में नहीं जाना है तो डिवीजन के कंपैरिजन में आसान कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन आसान है। ठीक है, तो देखो मैं इसको कंपेयर कैसे करना चाहूंगा। मैंने नंबर लिखा 3/4, और यहां पर नंबर है 7/11। और अब आपसे कहा कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ, कि ग्रेटर कौन सा है यार, सिंपल सा है। तो देखिए यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पैटर्न है। तो ये 11 जो है ना, इधर आके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 11 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो पूरा लिख देता हूं अभी के लिए स्टेप, जैसे आप बाद में कंटेंट इसको रख पाओ। तो मैंने कहा 3 ये न्यूमरेटर है, उसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर इस साइड में 4 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां पर हमारा 7 न्यूमरेटर है, 7 इंटू क्या कर दिया? 4। यहां तक स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। 3 इंटू 11 कितना? 33। और ये कितना? 28। और जाहिर सी बात है 33 इज द ग्रेटर देन द 28। तो जब आप इधर मल्टीप्लाई करते हो, ये 33 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 28। तो ग्रेटर कौन सा होगा? 33। तो इस वाले साइड का ग्रेटर है, तो ये वाले साइड का जो नंबर है वो ग्रेटर में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, खाली ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट। ओके, नोट डाउन कीजिएगा। नोट्स अच्छा बनाओ, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही आपको, बट ये कंटेंट अच्छी लिखिएगा।
कंसेप्ट पता चला, बस क्रॉस करो आंसर आ जाएगा एकदम, बहुत जल्दी जल्दी आता है और कंपैरिजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। रब करूं? चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिखाता हूं। चलो नंबर आपके पास है 7/9, हाँ, 11/10, या 11/13, 5/6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर? बताओ। 11/13, 11/13 ग्रेटर है। ओके, और किसी का आंसर? एक तो तरीका है डिवाइड करके देख लो, बट डिवाइड में तो टाइम जाएगा। 11/13। ओके, अब मेथड क्या है ना कि सर कंपैरिजन करने चला। अब कंपैरिजन मैं करूं तो कंपैरिजन करते समय हमेशा टू नंबर के साथ कंपैरिजन किया जाता है, एक आदमी चार पांच नंबर के साथ कंपेयर नहीं करता। तो मैंने कहा चलो एक एक नंबर को उठा लेते, ग्रेटेस्ट इन दोनों में देख लो ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 91। यहां पर मल्टीप्लाई करो 99, तो 99 ग्रेटर होता है 91 से, तो ये वाला नंबर कंपटीशन से आउट हो जाएगा, ये वाला नंबर कंपटीशन से कैंसल, क्योंकि ये स्मॉलर है इसके कंपैरिजन में। ये स्टेप समझ में? यहां पर आगे तो सीधा इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलो इन दोनों में कंपैरिजन कितना हो गया? 66, ये नंबर 65, तो यही ग्रेटर आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेगा वो सही है, ग्रेटेस्ट नंबर इज क्या हो गया? 11/13, ये वाला ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने सीधा सीधा कंपैरिजन कर लिया। लेकिन अब थोड़ा सा देखें, बहुत ज्यादा नंबर आ गए तो सर, ठीक है एग्जांपल दिखाता हूं। हाँ, देखिए नंबर ऐसे आया 2/3, 5/6, 7/8, ये नंबर आ गया। सपोज मान लो एक छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रिक्स लिखा के देता हूं कि मैं एग्जाम में देखूंगा और मुझे पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है, मैं खाली टिक करके भागू, वहां पर चला जाऊं, बताओ यार कौन सा नंबर ग्रेटर है? स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर दोनों चाहिए। हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटर नंबर? स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। 7/8, 7/8 ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? 2/3। हाँ, अब इसमें क्या है ना, अगर मैं क्रॉस भी करूं तो भी मेरा आंसर आएगा। ये कितना? इधर 12, ये 15, तो 15 बड़ा होगा। इधर क्रॉस करेंगे कितना यार? 40, ये कितना? 42, तो बड़ा आएगा। इस प्रकार से अब नंबर को अच्छी तरह से समझेगा, कंसेप्ट क्या है। ये सभी नंबर अगर आप देख रहे हो तो सभी नंबर क्या है? सेम डिजिट नंबर है। पहला देख लेना, सेम डिजिट नंबर। ठीक है, क्या है? सेम डिजिट नंबर है। सेम डिजिट का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज अ सिंगल डिजिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंगल डिजिट। इस केस में देखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग डिजिट कहीं पर नजर आ रहे थे, ये क्या कह रहा है? सेम डिजिट नंबर है, हर जगह पर सेम डिजिट चल रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर। देन दोनों में डिफरेंस, हाँ डिफरेंस कैसे लेंगे? तो डिफरेंस ऐसे लिया जाता है, डिफरेंस का मतलब होगा कि डिनोमिनेटर तो बड़ा है तो dr - dr - इनका डिफरेंस, हाँ, डिनोमिनेटर में से माइनस क्या कर दिया? न्यूमरेटर। डिजिट क्या है? सेम डिजिट, dr - इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? इफ अ डिफरेंस इज ग्रेटर, इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन नंबर इज स्मॉलर, नंबर इज स्मॉलर। रूल क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंस दोनों का ज्यादा लगा तो नंबर क्या होगा? स्मॉलर होगा। इफ अ डिफरेंस इज ग्रेटर, नंबर इज द स्मॉलर। सेकेंड रूल, इफ अ डिफरेंस इफ अ डिफरेंस इज स्मॉलर, अगर डिफरेंस छोटा है, डिफरेंस इज स्मॉलर, देन क्या होगा? नंबर इज ग्रेटर, नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर होगा। अगर आपका डिफरेंस छोटा लगा तो नंबर बड़ा, हाँ, और डिफरेंस अगर छोटा है तो नंबर, सॉरी, डिफरेंस इज द ग्रेटर देन द नंबर स्मॉलर, और डिफरेंस इज द स्मॉलर, नंबर इज द ग्रेटर। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। तीसरा रूल है, इफ द डिफरेंस इज द सेम, इफ डिफरेंस इज सेम, अगर डिफरेंस सेम है, देन ग्रेटर नंबर इज अ ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज अ स्मॉलर। ये वाला ध्यान में रखना। ये कब लगेगा आपको? बहुत बड़ा नंबर आ गया और मन ही नहीं कर रहा मेरा सॉल्व करने का, तो मैं कहता हूं पूरा सॉल्व नहीं करते, मल्टीप्लाई करते नहीं बैठते,
खाली नंबर को डिजिट को देख लेता है। अब इस केस में क्या हुआ पता है, इस केस में आपने देखा कि ये जितने भी डिजिट है वो सभी के सभी सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट में मैंने ये देख लिया कि दोनों का डिफरेंस देखा। तो न्यूमरेटर यहाँ पर डिफरेंस वन का, यहाँ पर डिफरेंस वन का, यहाँ पर डिफरेंस वन का। तो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स क्या कहना है उसका, जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा ही होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो छोटा ही होगा। तो इस हिसाब से मैं कहीं पर भी क्रॉस नहीं लगाऊंगा। ग्रेटेस्ट नंबर इज 7/8 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2/3, ऐसे कर दूंगा। यहां पर आता हूं, यहां पर भी देख लीजिएगा, समझो ये मेथड यहां पर कैसे लगा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 2, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 1, है कि नहीं। 9 into 7 कितना, और 9 into 5 कितना, 45, ठीक है, मतलब ऐसे देखा जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 63। अब ये नंबर भी नहीं कि थोड़ा ग्रेटेस्ट की तरफ चल रहा है, डिजिट के एडिशन ओरिएंटेड जाना है, तो उस केस में ऐसे रूल लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब डिजिट डिफरेंस होना चाहिए, सिंगल डिजिट चल रहा है, डिफरेंट डिजिट चल रहा है उस वहां पर, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल से आगे बता रहा हूं, ठीक। आप सभी ने डेसिमल के ऊपर काम किया होगा ऐसे मान के जाना, तो कंसेप्ट कैसे निकालता है, क्योंकि आज फ्रैक्शन तो अटैच होगा लेकिन डेसिमल के साथ चलेगा, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर के कंटेंट। चले तो फ्रैक्शन नंबर क्या है, फ्रैक्शन नंबर में ग्रेटर और स्मॉलर क्या है, इतना देखा, ठीक है। फिर मैं आगे इसको डेसिमल से कनेक्ट करता हूँ, फिर फ्रैक्शन नंबर के कैलकुलेशन, फिर दोनों कंबाइन कर देता है। एक मिनट। चलिए, तो बेसिक वाले कंटेंट है पहले कि ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड देन इज द अनदर मेथड की जिसमें हम लोग वर्क करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे आता है, हाँ, एग्जाम में विच ऑफ द विच इज द स्मॉलेस्ट। देखो बैंकिंग एग्जाम में कभी ऐसा सवाल नहीं आया है कि ऐसे दे दिया और पूछा गया कि विच ऑफ द स्मॉलेस्ट, कभी आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा पैटर्न ही कुछ अलग है। बट हमें जो पढ़ना है उसमें कैलकुलेशन लगेगा, इस वजह से मैं टीच कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा आपको ऐसे सवाल में। ठीक है, बताओ यार, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन तो ये यहाँ पर है, 13/16, ठीक। उसके बाद में 15/19, फिर कह रहा है 17/21, एंड फिर यहाँ पर 7/8। बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? हाँ। अब क्या हुआ ना, जो मेथड मैंने बताई क्रॉस करके, वो तो आंसर दे भी सकता है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, और उसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन 19 का टेबल आना चाहिए, 17 का टेबल आना, टाइम तो बहुत लग जाएगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम डिजिट पहले देखेंगे। ये जो 3 नंबर है ना जो आपके सामने रखे गए हैं, इन सभी का डिजिट क्या है, सेम। दीज आर द सेम डिजिट नंबर। सेम डिजिट नंबर का मतलब हुआ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप चेक कर लेना कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है कि नहीं, 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर है तो इसमें मैं डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकता हूं, इसमें मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, क्योंकि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, इन दोनों का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस बता दो, 3, यहां पर डिफरेंस 3 है, यहां पर बताओ व्हाट इज द डिफरेंस, 4, यहां पर 4 डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस, हाँ, 4, यहां पर भी 4 है, ठीक है। चल, हमें कौन सा नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, ये बात समझ में, स्मॉलेस्ट नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द रूल क्या कहना है हमारा, इफ द डिफरेंस इज द स्मॉलर
नंबर इज द ग्रेटर, डिफरेंस इज द स्मॉलर, नंबर इज द ग्रेटर। मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता इसके साथ। क्यों नहीं कंपेयर कर सकता? ये सिंगल डिजिट है और ये कितना है, 2 डिजिट है। मैं डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा इस रूल के हिसाब से। हाँ, बस मैं तीनों को तो कंपेयर जरूर कर सकता हूं। तीनों को कंपेयर करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। बात समझो। आप अगर एक्टर का कंपैरिजन करोगे तो आम आदमी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टर की लेवल ही अलग होगी। आपको एसआरके को कंपेयर करना है तो शाहरुख खान, एसआरके, सलमान खान, इनमें आपस में कंपैरिजन बन सकता है। हॉलीवुड बॉलीवुड बन सकता है, लेकिन आप कोई सुपर एक हीरो को लाके एक आदमी, आम आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कंपैरिजन अलग हो जाता है। इसकी कहानी में ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो मैं इसको कंपेयर नहीं करना बनता। लेकिन ये तीनों को कंपेयर कर सकता हूं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इस ओरिएंटेड। इसमें देखा, इसमें डिफरेंस 3 है, इनमें डिफरेंस 4 है, इनमें डिफरेंस 4 है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल डिफरेंस जितना छोटा नंबर उतना बड़ा। और हमें वैसे नंबर कौन सा चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट होगा क्या, नहीं, ये कौन सा बनेगा, हाईएस्ट बनेगा। अब ये हाईएस्ट बनेगा तो ये वाली जो कंपटीशन है, यहां से ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा कैंसर। अब मैं इसमें नहीं देखूंगा, क्योंकि ये नंबर हाईएस्ट बनेगा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब चलते इन दोनों के ऊपर। 15/19 एंड 17/21, दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। दोनों का डिफरेंस सेम है। व्हेन द डिफरेंस इज द सेम, व्हेन द डिफरेंस इज द सेम, ग्रेटर नंबर इज द ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज द स्मॉलर। यार ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 17/21, एंड स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 15/19। तो ये भी कंपटीशन से आउट हो गया है। ठीक है, तो अब हमें कंपैरिजन किस में करना है, 15 एंड कौन सा, ये वाले नंबर में। तो अभी हमारा कंपैरिजन आएगा 15/19, और कंपैरिजन किसके साथ, 7/8 के साथ। ये वाला कंपैरिजन बच गया। स्टेप समझ में आ रही है? पहले देखना हाँ आराम से, क्योंकि जब आप डीआई वगैरह सॉल्व करोगे, डेटा इंप्रेडिक्शन नाम का टॉपिक सॉल्व करोगे, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करोगे, तो आपके पास पूरा कैलकुलेशन करने के लिए समय नहीं होगा। कुछ बच्चे खाली नंबर देख के बता देंगे सर ये ज्यादा आएगा परसेंटेज, और कुछ लोग नहीं क्या लगे रहेंगे सॉल्व करने के लिए। वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी मैं यही चार्ट वहां पर इंप्लीमेंट कर दूंगा। यहां पर दोनों में कंपैरिजन मुझे करना है। बताओ, 8 ने 15 को मल्टीप्लाई किया 120, और 19 ने 7 को मल्टीप्लाई किया 133। तो ग्रेटर कौन सा, 133 वाला। हमें कौन सा चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा, 15/19 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आईएमपी करना, कभी टाइम मिले इसको बहुत अच्छा रिवाइज करना। 15/19 सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लियर? स्टेप समझ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पूरा कैलकुलेशन करने जाओ तो टाइम लग जाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा एकदम सिंपल सा है, कंपैरिजन करते समय सेम डिजिट उठा लो, डिफरेंट का अलग ही रख देंगे और बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं तो कैसे होगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें टाइम चला जाता है। ठीक है, चले अगला नंबर ये आपके सामने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग देम। इसमें से बड़ा नंबर और छोटा नंबर, इनका डिफरेंस है। और वैसे अभी तो मैंने डिवीजन सब्ट्रैक्शन आपको टीच नहीं किया है, इतना तो मैंने जरूर जरूर आपको बता दिया स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। खाली नंबर देखिए, कौन सा सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, 5/6। क्यों 5/6 होगा, डिफरेंस अभी में क्या चल रहा है, सेम ही है, तो इज द हाईएस्ट नंबर। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2/3, ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अगर मैं इनको डिफरेंस लेने जाऊं तो ऐसे लिखूंगा 5/6 माइनस कितना, 2/3, ऐसे डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब डिफरेंस लेते समय फ्रैक्शन नंबर क्या कहता है कि डिफरेंस तभी ले सकते हैं जब डिनोमीटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यार ये 6 है, इसको 6 बनाना पड़ेगा। कैसे 6 बनाएंगे,
इंटू टू कर दो। अब जब मैं इसको इंटू टू करूंगा तो यहां पर इंटू टू, तो ऊपर भी इंटू टू करना पड़ेगा। ये प्रोसेस होती कि नहीं? तो ऊपर वाला नंबर हो गया ना 5, 5/6 माइनस ये कितना बनेगा 4/6। अब सही है, यहां तक आ गए। अब इस केस में क्या हुआ, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, अब डिफरेंस ले सकते हैं। तो इसी स्टेप को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 5 - 4 डिवाइडेड बाय कितना 6। व्हाट इज द आंसर? 1/6। तो 1/6 इज द आंसर, यानी सी इज द ऑप्शन सही। इसी वीक में पीवाईक्यू स्टार्ट होगा, मतलब चांसेस ज्यादा है इसी वीक में आपके कंटिन्यू पीवाईक्यू के ऊपर जाने का। पर उसके पहले कंसेप्ट देख लो आप, मैं कैसे बना रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कंसेप्ट भी पता नहीं था हमें, ठीक है? तो उससे ओरिएंटेड सभी के सभी कंसेप्ट आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, स्टेप समझ में कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूं, चलेगा? बना पाओगे? आगे बढ़ो। तो चलो ये वाला एग्जांपल सब, हाँ अब ये जो एग्जांपल हमारे सामने है, पहले ऐसे एग्जांपल हुआ करते थे कि जिसमें ये सीधा डायरेक्टली पूछा गया था। मतलब आप बैंकिंग की अगर पीवाईक्यू अगर देखो, नियर अबाउट बिफोर द 15 2015 या उसके आसपास का 16 15 के आसपास, तो ऐसे सवाल बैंकिंग में भी आए हैं। ठीक है, क्या अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर? स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, एंड व्हाट इज मीन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर? हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे नंबर। हाँ, बट आज के ट्रेंड में हमारे पास बैंकिंग में दिखाई नहीं देते सर। ये एग्जांपल कहां पर, रेलवे के हर सवाल पेपर में ये दिखाई देगा। एसएससी का हर कंटेंट में आपको ऐसे सवाल आता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने अभी तक पकड़ के रखा है। बैंकिंग के अंदर हम लोगों को नहीं चाहिए, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग का सवाल ही नहीं है, हमें खाली कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाला चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका मेन फोकस है कैलकुलेशन पे जाके। अब मान लो हमें कैलकुलेशन करना है लेकिन ऐसा आ गया, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या करोगे आप? पूरा सॉल्व करते बैठेंगे? कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए? एक क्या है कि मैं नंबर का वैल्यू निकालते रहूं। ठीक है, अब जैसे यार 1/3, 2/5, 3/5, 6/7, 2/5, 3, 1/3, 3 बाय, ठीक है, निकालने का सबसे बढ़िया तरीका बता दो। ठीक है, कैसे? असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आ जाए, यानी यहां पर पहला ऑप्शन 1/3 है, फिर 2/5 है, फिर यहाँ पर 3/5 है, 6/7 है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, सब मान पूरा नंबर लिख दो, फिर आपके पास वो चार्ट ही रहेगा। सभी ऑप्शन लिखे गए, ऐसे लिखिए, मैं ट्रिक्स बताता हूँ। 2/5, 1/3, 3/5, 6/7। यहाँ पर सी ऑप्शन, 1/3, 2/5, 6/7, 3/5 पूरा लिखिएगा, क्योंकि एक कंटेंट आपके पास लिखा होना चाहिए कि जैसे आप एग्जाम में जाओ तो आपको पता चले कि ट्रिक्स कैसे लगाई गई थी। ठीक, और डी ऑप्शन लिख देता हूं मैं। डी ऑप्शन जो दिया है, 3/5, 6/7, 1/3 एंड 2/5, पूरा नोट डाउन कर लेना कि ऐसे ऐसे ऑप्शन में इसी भी ट्रिक्स बता रहा हूं। जैसे एग्जाम देते समय कि सर लग गया, तो मैं लिखने के लिए नहीं बताऊंगा आप एग्जाम में, या आप जब पेपर यहां पर देखोगे तो मैं नहीं कहूंगा पेन उठाओ, आप खाली देख के आंसर बता दोगे कि कौन सा गलत है और क्या रखा गया है। ठीक है, कंप्लीट नोट डाउन हुआ। अब थोड़ा यहां से देखिए, हाँ, इन्होंने क्या पूछा वो पहले समझ लेते हैं। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले तो ये सबसे अहम है कि व्हाट इज मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाते हुए नजर आना चाहिए। और वैसे भी मैं कंपैरिजन करूं तो मैं 2 नंबर में कंपेयर कर सकता हूं। ये मेथड कभी आपको ऐसे नहीं बताएगी 4 5 नंबर को कंपेयर करो। बस हम लोग ये कह सकते हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हुए चार्ट नजर आना चाहिए। यहां पर आता हूं, देखिए यार, मैंने क्रॉस किया, नंबर कितना? 5। यहां पर क्रॉस किया, नंबर कितना? 6। 5 के बाद में 6 होता है, हाँ 5 नंबर छोटा है, उसके बाद में 6 लगा सकता है। तो ये हम लोग यहां पर आ गए, इधर आता है। बताओ ये कितना? 10। यहां पर कितना? 15। 10 के बाद में 15 आ सकता है, सही चल रहा है। ठीक है, यहां पर आ जाओ। 7 × 3 कितना? और 5 × 3 6 कितना? 30। तो ये 21 के बाद में 30 आता है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है?
ऑप्शन पहला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, असेंडिंग में। बाकी नंबर चेक करते हैं, बाकी नंबर क्यों नहीं आ सकते समझेगा। अब बाकी नंबर में देख लेना यहां पर, बताओ ये कितना और ये कितना। 6 के बाद में 5 आना चाहिए क्या, क्योंकि वो मेथड क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। तो इसके चलते ये वाला सवाल, ये वाला यहां पर गलत हुआ था। ठीक है, यहां पर रॉन्ग हुआ। इसमें जाता है, ठीक है, यहां पर आता है। ठीक है, ये कितना 5, ये कितना 6। 5 के बाद में 6 नहीं आ सकता है, अब 5 के बाद में 6 नहीं आ सकता, तो ये भी यहां पर रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, यहां पर आता है। नेक्स्ट कंटेंट में देखते हैं। नेक्स्ट कंटेंट में देखो, यहां पर ये कितना है, कितना आ गया 21। और ये कितना आ रहा है 30। 21 के बाद 30 आ सकता है क्या, नहीं 20 नहीं आ सकता है ना। 21 है, 21 के बाद में 30 आ सकता है, 21 छोटा है, 30 आ सकता है। असेंडिंग में तो सही चल रहा है, यहां पर आता है। बताओ ये कितना 18। और ये कितना, हाँ 18 के बाद 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकता 18 के बाद 7, तो इस ओरिएंटेड ये वाला यहां पर गलत हुआ था। ठीक है, तो ये आंसर खाली इतना देता। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। वो वहां पर लिख लेना कि आपको कैसे बताया गया था, किस प्रकार से ट्रिक्स वर्क करती है। हाँ, और मैं कभी नहीं आपको कहूंगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे। हाँ, क्या पूछा जाएगा कि एक कंटेंट डीए का आपने सॉल्व किया हुआ है कैलकुलेशन वाला, और उसमें 4-5 ऑप्शन है, और आपको देखना है सही ऑप्शन कौन सा था, और वो फ्रैक्शन वाले नंबर है। तो मैं उस समय कहूंगा यार ऐसी ट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ाई थी, वहां से लिख बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यस। ये नेक्स्ट। हाँ, अब देखो, ये जितने भी कंटेंट है, अब इसमें डेसिमल आ गए, अब ये कैलकुलेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो पहला, अब इसमें क्या होगा कि जब हम लोग ये कैलकुलेशन वाले सवाल सॉल्व करेंगे, तो हमें अलजेब्रा का फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रा, या कौन से स्टैंडर्ड में आपने अलजेब्रा के कंसेप्ट पढ़े हैं। 8 स्टैंडर्ड में था। कौन सा फॉर्मूला था पता है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हुआ करता था कि नहीं। व्हाट इज द ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस आर द फॉर्मूला। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिनर इसका फायदा उठाएगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा अलजेब्रास फॉर्मूला, हेडिंग लगा दो अलजेब्रास फॉर्मूला। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए इसमें कंपलसरी, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। देखो यार, एडवांस मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, रेलवेज एसएससी, उनको अलजेब्रा नाम का टॉपिक ही है। मुझे यहाँ पर टॉपिक नहीं पढ़ाना है, मैं बैंकिंग में जो आता है उतना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बैंकिंग में इसके इंप्लीमेंट आता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab। इस बैच में हमारा बैंकिंग चल रहा है खाली, प्लस बी स्क्वायर ऐसे, ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ करता था ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज द ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस था बी स्क्वेयर। तो ये वाला फॉर्मेट में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आया था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पर आने के बाद में ऐसे भी था, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर। कोई बता सकता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, देन प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे। हाँ, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो नोट डाउन कर लो। ठीक, क्योंकि क्या है ना, अलजेब्रा आइडेंटिफाई होना चाहिए कि सर ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्यों लग रहा है। ठीक है, और ये जो चार्ट है आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, कि मैं डायरेक्टली, एक तरीका है कि मैं पूरा बेसिक से सॉल्व करूं, बट बहुत टाइम चला जाएगा। और जिस बच्चे को खाली याद भी होगा कि नहीं इसका तो इंप्लीमेंट होता है, तो वो जल्दी बहुत कम टाइम में बना सकता है। रब करूं, क्लियर है।
नेक्स्ट ये वाला बताएगा किसी को, कितने याद? ए प्लस बी रेस टू दी पावर 3, ए प्लस बी रेस टू दी पावर 3, ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस, करेक्ट, करेक्ट, हाँ करेक्ट, सही है। इसको लिखा जाता है ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस b³ हाँ, एक चीज प्लीज नोट आराम से समझेगा, मैं यहां पर खाली बैंकिंग का ही बता रहा हूं, ये दिमाग में रखिएगा। क्योंकि अगर मैं यही अलजेब्रा का फॉर्मूला एसएससी एंड रेलवेज के लिए इंप्लीमेंट कर दूं, तो मुझे इसमें कॉमन लेके कुछ अलग अलग बनाने पड़ेंगे। उन्होंने उन रेलवेज एंड एसएससी एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, x+1/x की वैल्यू दी है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो वो टोटली डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पर हमारे हिसाब से कैसे समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूलीज है और एग्जाम में कैलकुलेशन आता है, तो मैं उठा के डायरेक्टली बता दूं कि कौन सा फॉर्मूला बैंक में लग रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, फॉर्मूला दोनों जगह पर सेम लगता है, लेकिन वर्क अलग कर जाता है। इसमें आपको इंप्लीमेंट करना है, उसमें आपको सवाल ही अलजेब्रा पे आता है। ठीक है, ये वहां पर डिफरेंस है। जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला होता है a-b ब्रैकेट क्यूब। व्हाट इज द a-b ब्रैकेट क्यूब? ए क्यूब सही है, माइनस 3 a² बी, फिर प्लस 3 ab। देखो सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला कैसे होगा, प्लस माइनस ऐसे जाएगा। तो इसी को लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 ab² और माइनस क्या आ जाएगा यार, b³ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस इस प्रकार से ना। देन अनदर फॉर्मूलीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यार बता सकते हैं कोई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं, सी ab² नहीं है। और ऑनलाइन में किसी का यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं। इसमें देखिए क्या लगा है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b² ऐसे लगेगा। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, ध्यान से देखना, बहुत बार एग्जाम में आए, बैंकिंग में तो बहुत बार पूछा है। ठीक है, बट क्यों नहीं पता चलता सर बैंकिंग में? क्योंकि जब बैंक वाले बच्चे जब उसको सॉल्व करते वो नहीं भूल जाते कि फॉर्मूला होगा, वो तो अपना कैलकुलेशन पे उड़ी मारते थे जंप करके, चलो लगा के आपने। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल सा कंटेंट होता है। मैं आपके सामने अभी जो ये पीडीएफ है ना, इसमें खाली पीवाईक्यू एडेड है, बट सिलेक्टेड करके लाया हूं कि ये इस साल में कैसे कैसे बनाए थे। ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी, ए प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b²। ठीक है, अनदर सेम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, पहले ब्रैकेट में a माइनस, दूसरे ब्रैकेट में सभी प्लस, यानी a² प्लस ए बी प्लस आ जाएगा b²। इतने फॉर्मूले कैसे भी करके याद करना ही करना है। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन में स्ट्रांग बनना चाहते हो, कहीं से भी ला दो सवाल, मैं तो बना के जाऊंगा। ठीक है, तो ये कर लेना, क्योंकि आप जो इसे डिफिकल्ट कहोगे, वो डिफिकल्ट नहीं था एक्चुअली, वो पैटर्न था किसी एग्जाम्पल का। ठीक है, इस ओरिएंटेड वो गलती हो जाती। लिखा, देखिए आराम से। बघा, एक आणखीन सांगायचंय, सध्या पावसाचे दिवस आहे, बारिश का काम है बारिश बरसाना, और हमारा काम है अपना स्टडी करते रहना। मैं मान के चलता हूं कि अगर मान लो कि अभी हर जगह पर, मैं कल न्यूज देख रहा था तो पता चला कि मुंबई में हाई अलर्ट बताया गया है, मुंबई पुणे में हाई अलर्ट चल रहा है कुछ एरिया में, बहुत ज्यादा बारिश है। आपके पास दोनों एक्सेस है, आपको लगा घर से अटेंड करना है, घर से अटेंड कीजिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आए मत, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब आपको लग रहा है मैं क्लास में आ सकता हूं तो क्लास में आइए। हाँ, मुझे लगा नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, उस केस में हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बट 99% चांसेस है आपका कोई लेक्चर कैंसिल होने का, कैंसिल नहीं होगा आपका मॉर्निंग में। क्यों नहीं होगा? ज्यादातर बारिश का आप अंदाजा लेके, बारिश मॉर्निंग में नहीं आती ज्यादा, कब आती है, इवनिंग में ज्यादातर बारिश होने के चांसेस है। और हमारा एग्जाम नजदीक है, ये गवर्नमेंट वाले एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। ऐसे मत देखना कि बारिश बहुत आई तो आईबीपीएस की एग्जाम कैलेंडर थोड़ा पूछ आगे पूछ नहीं करते हैं, वो तो जानबूझ के एमपीसी वगैरह बाकी एग्जाम वाले घुमाते रहते बच्चों को। ये बैंक में कभी भी कैलेंडर आउट नहीं करता या कभी लेट नहीं करता। आप ये भी देख लेना, फॉर्म की जब डेट निकलती है कि नहीं,
फॉर्म निकलता है, बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, अभी कुछ दिनों के बाद में फॉर्म आउट होगा। एसएससी अपना फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट को एक्सटेंड करेगा। जैसे मान लो एक अभी एसएससी का कैलेंडर आउट होने वाला है, 9 जुलाई से जून से आपको फॉर्म मिलेंगे उसके। 9 जून को अगर फॉर्म आता है, 1 महीना वो फॉर्म की डेट देगा, तो बाद में क्या करेगा, हाँ यार बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, तो और आगे क्या करेगा, 15 डेज एक्सटेंड 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 मैसेज। आईबीपीएस के अंदर मुझे एक्सटेंड नहीं करना है, भरो तो भरो, नहीं तो जाओ दूसरे कोई तो मिल जाएंगे। वो कभी एक्सटेंड नहीं करता, कुछ एग्जाम ना ना एग्जाम डेट एक्सटेंड करता है, नहीं इसको कोई चेंज करता है, उसने मान लिया तो वो करता ही करता है। दो रीजन है उसमें। आईबीपीएस के लिए हमें लगता है कि हम लोग अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, वो बैंक कहता है आप अपने जॉब के लिए नहीं आ रहे हो, आप हमारे लिए आ रहे हो। क्योंकि हम लोग तो खुद ही फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग खुद पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। आपको लगता है बैंक कल्याण के लिए बनी है? नहीं, बैंक अपने लिए बनी है। ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर से पैसा लेगी, उस पैसे को निवेश करेगी, तो बैंक खुद पैसा कमाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट वाले क्या करता है, गवर्नमेंट कहता है कि मेरे पास जितना कम इंप्लॉय हो उतना मेरा सुकून में रहेगा। क्योंकि क्या है ना, इंप्लॉय गवर्नमेंट में काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पैसा किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। बैंक कहती पैसा मुझे नहीं देना, वो खुद मेरे लिए कमा के लाएगा। ठीक है, तो अप्रोच अलग है, उस वजह से वैकेंसी ज्यादा निकलती है, ये बात समझो। ठीक है, तो ये बन गया, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप समझ में। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। ओके, एक बात नोटिस कीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो गलत कर दोगे। डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, मुझे कभी चाहिए नहीं है कि मैं उसको आंसर देने हो। मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मुझे इसका आंसर आ गया। मुझे क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है कि जो आपको लग रहा है सर ये फॉर्मूला लगा है वहां पर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि सवाल दिखा और सॉल्व करने बैठ गए। पहले तो देख लो क्या लग रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कहां पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर का नंबर, ये नंबर सेम है, नीचे नंबर सेम है, फॉर्मूला चल रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अभी देखिए, सपोज मान लेते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला चल रहा है, तो नीचे क्या दिखाया गया है, ए माइनस बी दिया है। नीचे तो ए माइनस बी दिया होगा। अगर अकॉर्डिंग टू द ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी, और एक जगह पर क्या बनेगा, ए माइनस बी। और डिनोमिनेटर में तो हमारा ऑलरेडी ए माइनस बी दिया होगा इस पैटर्न के हिसाब से। तो हम लोगों ने कहा कि ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर ए माइनस बी कैंसल हो रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, खाली ए प्लस बी वाला आंसर आना चाहिए। तो ए प्लस बी के हिसाब से ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा 2.39 प्लस कितना, 1.61। देन व्हाट इज द एडिशन यार, 4। तो 4 आंसर आना चाहिए, तो 4 वाला ऑप्शन था, वही टिक करेंगे। ठीक है, तो 4 यानी बी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर। ठीक है, क्या चाहता हूं कि आप जब एग्जाम में सॉल्व करें तो डायरेक्ट मत जाओ, पहले देख लो वो कंटेंट कैसे बना रहा था, कोई ना तो कोई तो कंसेप्ट होगा। ठीक है, जिससे बनाया गया था। ठीक है, मयूर राइट आंसर है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ू, चलिए। देखिए नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, मैं नहीं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो, आप पहले देखो और सोचिए, फिर आंसर देने की कोशिश करना। क्या लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न है। बताएगा आंसर क्या दोगे, व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, ऑप्शन ए देखिए यार, आप सोचिए आपको क्या करना है। ओके, निकिता पवार ऑनलाइन से 0.86 ऑप्शन है, 1 मिनट का टाइम दिया है। ठीक है, और यही सवाल आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला ना होता और डायरेक्ट देखते तो आप कहते कि नहीं बहुत डिफिकल्ट आया था एग्जाम में, मतलब क्यूब वगैरह पूछ रहा है वहां पर। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कल के डेसिमल में डायरेक्ट ऐसा सवाल दे देता तो आपके तो कितनी बार मल्टीप्लाई करने के लिए बताओगे। ठीक है, अब तो यहां पर है। ओके, स्वप्निल ऑनलाइन से ऑप्शन ए, अभिषेक ऑप्शन ए,
संध्या इनका भी ऑप्शन है, 13 सेकंड, 12 सेकंड बाकी है, और देखिए चेक कीजिएगा क्या आंसर दोगे। मैथिली ऑप्शन है आएगा, आरती। ओके अब देखिए क्या होगा सम, अगर मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर दूं आपको कि ये नंबर है वो नंबर, फिर कैलकुलेशन दिखाऊं, तो मुझे लिखने के लिए बहुत टाइम जाएगा, लिखना पड़ेगा, पेज भरेगा बहुत ज्यादा। क्या करना है एग्जाम में, ऐसे देखो, ये कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है कि नहीं? तो क्या लग रहा है, ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो दिमाग में बैठा देना यार, ए की जो वैल्यू होगी वो 0 कितनी होगी, 96, और जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.1 होगा, यही है। तो हमें पता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला चल रहा है। अगर ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है, व्हाट इज द ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वेयर, ये आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली ऊपर वाला कंटेंट लिखूंगा, ए माइनस बी होगा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस ए बी होगा और प्लस बी स्क्वेयर होगा। अब डिनोमीटर में खाली देखना है, क्योंकि ये तो मैंने ए और बी मान ही लिया, अब मैं डिनोमीटर में देखूंगा, यार ये जो है ना ये ए स्क्वेयर है, ये तो ए स्क्वेयर है, कैसे, ये 0.096 है, 0.096। अब 0.096 का स्क्वायर बता रहा है वो, क्या है? गलती है क्या? पॉइंट एक ज्यादा दे दिया फिर वो, पॉइंट जो है ना वो वहां पर गलती से दे दिया है, ठीक है, ये पॉइंट। हाँ सही, ये गलत है, मतलब ये पहला वाला क्या है ना, ए स्क्वायर, ये नंबर है हमारा ए का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये 0.096 है कि नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पास 2 पॉइंट है, इसके पास 1 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने होंगे, 3 पॉइंट। तो इसमें 3 पॉइंट नजर भी आ रहे होंगे डेसिमल। तो ये जो प्लेस है वो ऐसे लिखा है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि इसका इसका स्क्वायर है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स क्या होने वाला है, कैंसल, एंड देन व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आएगा खाली ए माइनस बी। और ए माइनस बी के चलते खाली इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस ही लेना है। देखो मैथ्स कहता है कि अगर उसके नीचे एक पॉइंट के बाद में नंबर है और बाद में कुछ भी नहीं लिखा है तो जीरो लगा सकते हैं। जीरो लगाएंगे, 6 में से 0 चला गया 6, 8 में से 9 में से 1 चला गया 8, तो व्हाट इज आंसर, 0.86, 0.86 इज आंसर। तो आप एग्जाम में पूरा भी नहीं लिखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, माइनस कर दो आंसर तो है। ठीक है, तो ये वाला आंसर है 0.86 का। अभिषेक डोर बंद कर दो। आगे बढ़ू, हाँ क्लियर, समझ में आ रहा है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, वो पहले देख लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 मिनट देता हूँ क्योंकि ये आईबीपीएस में आए हुए हैं, पीओ पीओ के सवाल है ये मेन, मतलब जैसे हम लोग आएंगे, अभी तो मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट लाया हूँ वहां पर पॉइंट रखने के लिए, बताएगा। 2 मिनट का टाइम दिया है। डी ऑप्शन 0.5। ओके, राजनंदिनी अदिति इनका डी ऑप्शन, ऑनलाइन में किसी का है ऑप्शन बी। ओके अभिषेक इनका कहना है बी ऑप्शन 0.125। निकिता ऑनलाइन से, निकिता इनका कहना है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। स्नेहल आप भी बता रहे हो, आपके सामने आए हो पक्का? चलो स्नेहल इनका बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके चलो पीयूषा इनका डी ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी है। ओके चलो बी ऑप्शन, या बीडी बीडी खेल रहे हो आप? ओके ऑनलाइन में और किसी का आंसर है, प्रीति इनका डी आंसर, हाँ ऑनलाइन से प्रीति इनका डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन आएगा। ओके 0.5 आना चाहिए हाँ। लास्ट 15 सेकंड। मैंने टाइम तो ज्यादा लगा दिया क्योंकि मैं जानता था कि आप पकड़ नहीं पाओगे इसको बरोबर आज, ये सवाल को। श्रुति, बी ऑप्शन आएगा। चलो आता थामून जा 1 मिनट हाँ, लिहू नका। अब रुक जाओ, कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है क्योंकि कैसे ना एग्जाम में आया हुआ है और कुछ तो पैटर्न बना भी रहा है। ठीक है, और ऐसे कुछ प्रेजेंट कर दिया और टाइम तो हम लोगों ने 1 मिनट 2 मिनट लगा दिया, जबकि बहुत 1 मिनट इज मैक्सिमम टाइम सिम्प्लीफिकेशन के लिए। 0.1 0.1 0.1 कितनी बार लिखा? 3 टाइम्स, यानी 0.1 का क्या होगा? क्यूब होगा। ठीक है, तो मैंने कहा 0.1 का ही क्यूब है, ऐसे रख सकता हूं। ठीक, प्लस ये वाला नंबर यहां पर आ गया 0.02 0.02, ये भी 3 टाइम्स है, तो यानी 0.02 का भी क्या होगा? क्यूब होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि पैटर्न जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब चल रहा है। तो ये ऐसे तो सॉल्व कर ही लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब डिनोमीटर में चेक करते हैं। 0.2 0.2 0.2 कितनी बार है? 3 टाइम्स, यानी ये बन गया 0.2 का क्यूब बना, प्लस 0.04 0.04, तो ये भी आएगा सर 0.04 का क्यूब आएगा। और इसको क्यूब, अब गड़बड़ देखिए, ऊपर भी ए प्लस बी क्यूब है और नीचे भी ए प्लस बी क्यूब है, कैंसिल कर नहीं सकता क्योंकि ऐसे नहीं है ना कि ऊपर का और नीचे का नंबर सेम है तो कैंसिल कर दूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ऊपर भी फॉर्मूला है नीचे भी फॉर्मूला है और कैंसिल नहीं कर पा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो डिनोमीटर में कुछ तो कुछ कनेक्शन है जो न्यूमरेटर और डिनोमीटर को अटैच कर सकता है। व्हाट इज द कनेक्शन? क्या है? टू कॉमन ले सकता है, सही है। कि डिनोमीटर में अगर आप ध्यान से देखो ये 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो मैंने कहा दोनों जगह से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया, तो देखो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर ऐसे बनेगा, ऊपर का नंबर एज इट इज है 0.1 का क्यूब है और ये नंबर हमारा 0.02 का क्यूब है। और अब हम लोगों ने यहां से 2 कॉमन लिया। देखो यार 2 जब कॉमन लोगे तो 2 का पावर है ना ऊपर, क्या पावर है? 3 है, तो यहां पर 2 का पावर 3 कॉमन आ जाएगा यार। और ब्रैकेट में क्या बनेगा बताओ? यहां से 2 चला गया, क्या बचा? 0.1, इसका क्या बना? क्यूब। प्लस ये क्या बनेगा बताइएगा जरा? 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02, ये बन जाएगा 0.02 और उसका पावर कितना? क्यूब, ऐसे बनेगा। अब कोई मिला आपको कॉमन? हाँ, तो अब क्या हुआ? ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स क्या हो गया? कैंसिल, ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो ऊपर कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है, और ये 2 का पावर कितना है? 3, 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, तो नंबर बन गया 1 बाय कितना? 8। अब 1/8 को डायरेक्टली सॉल्व करना। एंड व्हाट इज मीन बाय व्हाट? तो सर 1 तो बहुत छोटा है, 8 बड़ा नंबर है, तो पहले क्या देंगे? 0 पॉइंट, तो ये कितना बनेगा? 10। 8 1 जार 8, 8 जाने के बाद बचा कितना? 2। 2 के ऊपर 0 लगा दो, 8 2 जार कितना? 16। 16 जाने के बाद बचा कितना? 4। 4 के ऊपर 0 लगाओ, 8 कितना? 5 जार। तो ये वाला आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन था? बी वाले सही थे, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। एक बार आईएमपी कर देना। आईएमपी का सिंपल मतलब यही है कि एग्जाम में जाने के पहले एक बार चेक करके जरूर जाएंगे। ठीक काय चुकलं ओके अब देखो पैटर्न पहले समझ लो। आपने ऐसे लिखा है, तुम्ही असं लिहिलेलं आहे की नाही ते सांग। हे लिहिलंच नाहीये, मग डायरेक्ट सॉल्व कर। हाँ, प्रीवियस मेथड मध्ये कसा? हाँ 1 × 10⁻³ ओके, हाँ देन एक गड़बड़ देख, गड़बड़ क्या है ना, आप इसमें 0.1 0.1 0.1 मान रहे हो, इसमें पॉइंट कितने हैं? 2 है, तो 2 × 10⁻⁻⁶। बट वो कॉमन लेना पड़ेगा ना। 1 मिनट, मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। कॉमन लेते समय गड़बड़ कर दिया तो भी आंसर गलत है। जस्ट मिनट, हाँ मैं एकदा चेक करून घेऊया ठीक। बाकीच्यांचं नोट डाउन झालं? बाकी सभी स्टूडेंट देख ले, आपका नोट डाउन हुआ? चेक कर लीजिए, मैं दूसरी मेथड से भी देख रहा हूँ, मतलब आप लोगों ने जो किया गलत कहां पर किया ये वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये रब करूं आगे। हाँ चलो बताओ, पहला नंबर आपने कैसे लिखा? ये क्या लिखा? 1 × 10⁻⁻⁴
-3। चलो ये फर्स्ट नंबर लिखा 1 × 10⁻³ जो सही है प्रेजेंटेशन के ओरिएंटेड। चलो नेक्स्ट नंबर पे आता हूँ। ये नेक्स्ट नंबर है 2 × 2 × 2 समथिंग नंबर। क्या लिखेंगे? 2 × नहीं लिख सकते। 2 × 10⁻6 नहीं लिख सकते। आप ये कोई बता सकता है क्या लिखना चाहिए? अरे 2 × 2 4, 4 × 2 8, उसको 8 लिखना पड़ेगा। ये नंबर हो जाएगा आपका कितना? 8 × 10⁻, कितना? -6, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके चलो इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 2 × 2 मतलब कितना? 8। 8 × 10⁻, कितना? -3। 8 × 10⁻³ प्लस यहां पर नंबर देखते हैं। ये नंबर 444 है, 3 बार मल्टीप्लाई, कितना? 64। 64 × 10⁻⁻6 ऐसे आएगा -6। अब हमें देखना है क्या क्या चीजें सभी में चल रही है। तो देखिए पहले तो मैं कहूंगा यहाँ पर 10⁻³ है और ये भी इसमें भी निकाल सकते हैं। तो 10⁻³ मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये नंबर 1 बना, प्लस ये बनेगा 8 × 10⁻³ ना डिवाइड करना रहा ना, 3 ना गला डिवाइड केला, 3 ने इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? -2 आएगा। तो इसका पावर -2 बचा हुआ। ये ऐसा बन गया। ठीक है। इस साइड में आता है। यहां पर क्या लेंगे? 8 भी है इसके पास, 8 से डिवाइड भी कर सकता हूं। 8 को कॉमन ले लिया और इसका पास भी 10⁻³ यहां से भी निकाल सकते हैं। 8 × 10⁻³ ये दोनों कॉमन ले लिया। तो बताओ यहां पर क्या बचेगा? 1, प्लस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 8, और यहां पर -3 से डिवाइड किया तो कितना? 10⁻²। ये ऐसे बचेगा आपका नंबर। अब आपका जो आंसर आता वो ये नंबर और ये नंबर क्या होता? कैंसर। और ये 10⁻³ -3 भी कैंसर। तो 1/80 आ जाएगा घुमा फिरा के, वही आंसर आना चाहिए। ठीक है चलो नेक्स्ट। ये ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बिकॉज सिंपल सवाल है। रफ पेपर वापरा, हाँ, नाही लिहिलं तरी चालेल। ऐसे देख के आंसर आता है क्या, ये पहले देख लो कि कोई है पैटर्न। जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपका आंसर टाइम लग जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑनलाइन में किसी का? निकिता, इनका कहना है बी ऑप्शन, निकिता पवार। हाँ, बाकी हाँ और किसी का आंसर? हाँ, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक्चुअली, बहुत ही सिंपल। एक बात बताओ, ये नंबर क्या लिखते हैं वैसे? ये क्या कर रहा है? स्क्वेयर है, और ये भी स्क्वेयर कर रहा है। पैटर्न कौन सा बनता? A² - B²। व्हाट इज द A² - B²? A+B, A-B। ठीक है। तो एक बार इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा। अब एक बार इन दोनों का प्लस करेंगे, और वैसे 4 और 1 की एडिशन तो हमारी 5 हो जाएगी। 0.2 और 0.9 की एडिशन 1.1 होगा, तो 5 + 1.1 कितना? 6.1। तो एक बार एडिशन होगी 6.1 इनटू, फिर हम लोग कहते हैं A-B करना है। दोनों का डिफरेंस लेने चले गए तो कितना आएगा? 2.3 आएगा। तो ऊपर नंबर आ गया 6.1 इंटू 2.3, और डिनोमीटर में 2.3 इंटू 6.1। तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल ही होगा। तो 6.1 6.1, 2.3 2.3 कैंसिल। व्हाट इज द आंसर? 1। तो 1 इज ओनली आंसर, बी इज द ऑप्शन। ठीक। तो आसान था, आपको पहले पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाओ। चले नेक्स्ट। कोई फॉर्मूला लगेगा? ये पहले चेक करो लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करने की डिमांड है। 4 ऑप्शन। हाँ, मतलब डी ऑप्शन। चलो निकिता पवार, इनका भी डी आंसर। 4 मिथिली, स्नेहल 4, डी। हाँ,
यश। संध्या इनका 4। हाँ, लास्ट 30 सेकंड है। हाँ, मयूर इनका 4। हाँ, 16। 4 इज द राइट आंसर। देखो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन था। आप देखिए, आप ऐसे मान लो 16 5 कितना होता है? 80। अब 80 में तो एक पॉइंट बीच में लगना चाहिए, तो 80 का मतलब 8 सीधा। तो हम लोग लिखेंगे 80 लिखा था लेकिन पॉइंट 8 था, ऐसे लिखो तो 8। ठीक है, हे सांगा 2 into 14 किती? 28। 28 से मदद एक पॉइंट लगना, फिर उसको क्या लिखेंगे? -2.8 ऐसे लगा देंगे, डिवाइडेड। ऐसा आगे डिवाइडेड बाय, तो नीचे तो नंबर है 1.3 का, तो व्हाट इज दैट? 8 - 2.8, 5.2। तो ये बन गया 5.2 डिवाइडेड बाय कितना? 1.3। दोनों में एक एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट गायब हो जाएगा। ऊपर बनेगा 52, नीचे बना 13, दोनों का पॉइंट तो वैसे ही गायब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 13 वन जा 13 कितना? 4 जा, तो 4 इज द आंसर, ओनली डी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर। ठीक है, चले अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? देख लो पहले, स्टार्ट। डी ऑप्शन। ओके, मयूर, चलो इधर मयूर डी ऑप्शन, निकिता डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, और किसी का? दोनों निकिता ऑनलाइन से डी ऑप्शन बता रहे हैं। राजनंदिनी पीछे, डी ऑप्शन। लास्ट 12 सेकंड, 11 सेकंड है। ऑनलाइन में और किसी का? अंजलि, प्रसाद। एक बात बताऊं, मैं तो ऐसा कंफर्म फील कर रहा हूं आजकल कि अगर मैं आपको 2 महीने के बाद में ये पेपर आएगा वो आपको बढ़ा दूं, तो भी आप आउट ऑफ नहीं लाओगे। हाँ, मतलब वही बात बतानी है कि अगर मान लो कि मैंने ये कहा की हे पेपर पुढच्या वेळेस येणार आहे, आणि ते तुम्हाला मी पूर्ण सॉल्व्ह करून दाखवलं की असं असंच पेपर आहे, तरी तुम्हाला सगळं सॉल्व्ह नहीं करता येणार। रीजन क्या है ना, आपको याद ही नहीं होता कि ये कभी सॉल्व किया है। ये हम लोगों ने सॉल्व करके रखा है क्लास में, किया कि नहीं? और ये क्यों सॉल्व करवाया था? मैंने कहा था ये 10 टाइम्स आया हुआ है अभी तक एग्जाम में। गवर्नमेंट के एग्जाम में 10 बार ये पूछने वाला सवाल है। 10 एग्जाम में एक क्वेश्चन आना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10 टाइम्स एग्जाम में आया हुआ सवाल। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने कैसे लिखा था? देखिए यार, वो चीज उस दिन का भी याद बता देता हूं आपको, मैंने डेसिमल फ्रैक्शन का कन्वर्जन पे, ये नंबर 1666 आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.1 किसके ऊपर बार? 6 के ऊपर बार, क्योंकि 6 नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इनटू ये नंबर देखो आप 0.833 आ रहा है, तो 0.8 तो लिखते हैं, लेकिन 3 के ऊपर क्या लिख देते हैं? बार। बार क्या दर्शाता है कि नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहां पर ये नंबर क्या लिखा? 0.3 के ऊपर 12।
यहां पर आते हैं डिनोमीटर में, 0 पॉइंट क्या लग जाएंगे, 2 के ऊपर बार, यहां पर 0.6 के ऊपर बार, फिर ये नंबर अपना एज इट इज है 0.125, जीरो लिखा नहीं लिखा कोई मतलब नहीं बनेगा, यहां तक है, ऐसे ही नंबर आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, उसका कन्वर्ट करने का तरीका है। कन्वर्ट करते समय देखिए कैसे लिखता हूं, ये जो 16 है कि नहीं, पूरा नंबर लिख दो 16, ये मैंने पूरा क्लास में पढ़ा है आपको, ठीक है 16 लिखा। इसमें से कांस्टेंट नंबर कौन सा है, 1, तो कांस्टेंट नंबर 1 माइनस किया। अब एक नंबर रिपीट है, एक नंबर कांस्टेंट, तो 90 से डिवाइड करेंगे, इनटू यहां पर आ जाओ, ये नंबर पूरा नंबर क्या है 83, कांस्टेंट नंबर 8, वन नंबर कांस्टेंट वन नंबर रिपीटेड तो 0, 9 फॉर रिपीटेड एंड 0 फॉर द कांस्टेंट। यहां पर आगे बताओ यार कितने नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर, तो इसको क्या लिखा था 3/9 ऐसे लिखते हैं। चलो इस नंबर में क्या रिपीट हो रहा है, 2 ही रिपीट हो रहा है सर, तो 2/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे 9/2, ये 9/2 बनेगा, इनटू यहां पर आता है ये नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है 6, तो 6/9, 6/9 को क्या लिखेंगे ऊपर 9/6 लिख देंगे। और यहां पर अगर देखा जाए वन नंबर जिसके ऊपर 30 होना चाहिए पॉइंट निकालने के लिए, तो 125 डिवाइड बाय 1000, 1000 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 125, तो ऐसे प्रेजेंट करना पडेगा। हे नक्की लक्षात ठेवा, कारण की काय होणार ना, बरेचदा एग्जाम मध्ये आलेला आहे, बरेचदा एग्जाम मध्ये सेम कंटेंट आलाय, जब हर बार आ रहा है तो हर बार क्यों सॉल्व करें, वही तो मेथड होगी वही नंबर होगा तो डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है चलो चेक कर लेता है अभी, ठीक है डायरेक्ट देखिए। अब नॉर्मली देखिए समझेगा, ये 15/90 है, यहां से 9, इसका 9 कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, एक जीरो इधर का, और यहां से ये दो जीरोस, इसके दो जीरोस कैंसिल करता हूं, ठीक है चलेगा, यहां का 9 और इस 9 को आउट कर देते हैं, मतलब 9 यहां से गायब हो गया। ठीक है अब देखिए कोई नंबर है क्या हमारे पास, अब देखते हैं कि अगर मान लो कि मैंने ये नंबर कितना होता 15, हाँ, अब 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 3 3 जार, ये कितना 5 जार, ठीक है ये 5 जार होगा, यहां पर ये कितना हो जाएगा 75, अब यार ये 75 है, और वहां पर हाँ तो देखते हैं 75 को 25 से डिवाइड करूंगा तो 3 जार, और ये कितना 5 जार, ऐसे ये वाला 5 और ये वाला 5 क्या हो जाएगा कैंसल, ये कैंसल हुआ, यहां का 3 और यहां का 3 क्या हो गया कैंसल। अब इसके पास और एक 3 बचा है, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 से कैंसिल करूंगा तो 2 आ जाएगा, अब यहां का 2 और ये कितना आया 5, तो फाइनली हमारा ऊपर 5 है और नीचे कितना है 2 ही है, यही बचेगा। तो नंबर क्या आएगा 5/2 यानी कितना 2.50, यानी डी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर है। ठीक है तो ये प्लीज देख के जाना एक बार। आज तक के सभी लेक्चर आपके रिकॉर्डेड है, सभी रेगुलरली अपलोड हो रहा है, अगर किसी ने ऐसा देखा नहीं है कोई लेक्चर मिस हो जाए प्लीज उस समय देख लो, अभी तो बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है रब करो, चलिए एक मिनट नेक्स्ट, हाँ ये वाला एग्जाम्पल अब तो बहुत डेंजर है, ठीक, कुछ अलग ही एग्जाम्पल है। हाँ एक मिनट खाली एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो मुझे आगे भी पढ़ाना है और अभी के लिए भी क्लियर करता हूँ। सपोज ये सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इस सवाल में यहां पर नंबर पहला ऑप्शन था 2, सेकंड ऑप्शन इज अ 2.40, नेक्स्ट ऑप्शन इज अ 2.43, अनदर इज अ 2.50। तो मेरा एक नॉर्मल सवाल है, आप आंसर जो भी है आ जाए, ये ऑप्शन नजदीक है या दूर दूर तक है, क्लोजेस्ट है या दूर दूर तक है, नजदीक है, क्यों नजदीक है सर, एकदम पॉइंट पॉइंट का गैप है, खाली थोड़े थोड़े पॉइंट से आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर आता हूं इस कंटेंट पे देखें, ये जो भी सवाल है, सवाल हम लोग बनाएंगे वो हमारी मर्जी है, वो तो हम लोग कैसे भी सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन देखना, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन, ये नजदीक ऑप्शन है या दूर वाले है। ओके कैसे नजदीक है सर कैसे दूर, उसका एग्जांपल बताओ अभी के लिए, और एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, सॉल्व मत करना क्योंकि ये ही एग्जाम में आएगा और ऐसे ही हिसाब से हमें सॉल्व करना है।
मान लो हम लोग इस एज में, आपकी जो भी अभी सर्टन एज है सभी का, और आपके पास एक कुछ पॉकेट मनी है, कुछ ना कुछ आपके घर से पैसे आ रहे हैं, सभी के पास कुछ पैसे हैं, और आपका एक क्लोज फ्रेंड आपके पास आता है और कहता है कि यार मुझे 100 रुपीज का जरूरत है, 100 रुपीज मुझे चाहिए, नीड है। आपने उसको अपने जेब से 100 रुपीज दे दिए, और कुछ दिनों के बाद में रिटर्न करने के लिए आया। अगर आप ये कहानी समझोगे इसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ध्यान से सही। रिटर्न करने के लिए आया और रिटर्न करते समय उसने कहा यार 100 नहीं है मेरे पास, 98 रुपीज है, मैं आपको 98 रुपीज आपको वापस देना चाहता हूं। आपने कितने दिए? 100। वापस कितना कर रहा है? 98। तो सच में बताइएगा क्या आपको बुरा लगेगा? सोचिए, बुरा लग रहा है आपको? महसूस करो कि आप ही कंडीशन में, आपकी कंडीशन है। हाँ, क्या लग रहा है? क्लोज फ्रेंड है, 100 लेके गया, 98 वापस कर रहा है, बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से। अब कंडीशन को चेक करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लो कि आप ही है, लेकिन नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, आपका वही क्लोज फ्रेंड है, आपके पास आता है, बट यार चॉकलेट कैडबरी कुछ भी खानी है, 4 रुपीज की जरूरत है, 4 रुपए आपसे मांगे। अब आपने उसको 4 रुपीज दिए, वापस करते समय उसने कहा मैं 2 रुपए आपको वापस कर रहा हूं, 2 रुपीज वापस कर रहा है, बुरा लग रहा है? हाँ, अब बुरा लग रहा है। कंडीशन फ्रेंड भी वही है, पैसा भी उतना ही कम दे रहा है, पहले में 2 रुपीज कम दिया, आज भी 2 रुपीज कम दे रहा है। तो क्या डिफरेंस है? एज का फर्क है, इस वजह से बुरा लग रहा था? नहीं, एज का फर्क इस, उल्टा तो जब बचपन होता है ना, उसमें गहरी दोस्ती और गहरी होती है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है दोस्ती कम फीकी पड़ने लगती है। आप देखना, जितना ज्यादा आप बड़ा होगे दोस्ती में थोड़ा सा डाइल्यूट नजर आएगा, फीकी नजर आएगी, कॉलेज लाइफ में और तगड़ी होगी, मैरिज होने के बाद में और खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कम कम होता होगा। वो कहते हैं ना, बॉयज और गर्ल्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स है, वो ठीक है उस समय फ्रेंड लगता है, एक बार शादी होने दो, ठीक है, तो फ्रेंड्स वो थोड़ा थोड़ा लगता ही है दूर दूर। तो बात क्या है ना, वही चीज है सर, डिफरेंस क्या पर है? 100 के कंपैरिजन में 2 रुपीज बहुत छोटा है, क्योंकि कंपैरिजन नंबर से किया जाता है। 100 रुपीज का सवाल लेना देना हो रहा है, 2 रुपए का वैल्यू निग्लिजिबल, निग्लिजिबल है। रीजन क्या है? 100 के मुकाबले 2 रुपीज इज अ 2%, 2%, 100 पे 2 रुपीज 2%। लेकिन 4 रुपीज के कंपैरिजन में 2 रुपीज कितना होगा? 50% है, और 50% आंखों में चुभ जाता है। ठीक है, भले एज कोई भी हो जाए, 50% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो पहले के कंपैरिजन अगर मैं कर दूं, तो यहां पर मुझे 7 दिख रहा है, 0.7 का, बहुत नजदीक नजदीक चल रहा है, बहुत नजदीक चल रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में अगर मैं देखूं, तो यहां पर पता है एक आंसर है मेरा 0.06। यहां से मुझे इस ऑप्शन में जाना है तो मुझे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा, तब मेरा यहां पर आंसर आ सकता है। और यहां से मुझे इसको ऑप्शन टिक करना है, तो मुझे दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 टाइम्स करना पड़ेगा। यहां से यहां पर जाऊंगा तो भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो आंसर में डिफरेंस क्या है पता है? आपने किसी पर्सन को 1,000 रुपए दे दिया, चलेगा, आपने 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया तो भी चलेगा, लेकिन 1,000 के मुकाबले आप 10,000 पैसे नहीं दे सकते। देखो बात क्या बतानी है, किसी को पैसे देना है आपको 1,000, तो आप 1,000 दे दो, 1,100 रुपए दे दो, अब दे सकते हैं, 1,200 दे दो तो भी चल सकता है। आप दो बहुत दानी आदमी है, आपने डबल कर दिया तो भी चलेगा। क्या नहीं दे सकते? 10,000 रुपए नहीं दे सकते, बिकॉज 1,000 × 10 कितना होता है? 10,000। तो कंडीशन क्या है कि जब ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो उसका कोई इंटेंशन नहीं होता कि आप पूरा इसको सॉल्व करते बैठो। उसका खाली इंटेंशन यही होता है कि रफली अप्रोक्सीमेटली लॉजिक लगा के सॉल्व करके चले जाओ। वो कभी नहीं चेक करेगा राइट आंसर। देखो मेरा सॉल्व करने का तरीका समझेगा। नंबर जो है, पहले ध्यान से देखिए, ये नंबर किसके नजदीक आपको लग रहा है? यार पॉइंट पॉइंट तो भूल जाएंगे हम लोग, पॉइंट का सवाल ही नहीं है। 500 के नजदीक है, 500 कर देता हूँ रफली। अरे 500 करूंगा, कितना बढ़ाऊंगा? कितना बढ़ा रहा है? 10 11 नंबर ही बढ़ा रहे हैं ना, तो दे सकते हैं, क्या नहीं बढ़ा सकते? तो मैं इसको नहीं कहा 5,000 नहीं लिख पाऊंगा, मैं 10 15 तो ऐसे ही दे सकता हूं। तो मैंने कहा इस नंबर को मैंने 500 लिख दी, इनटू ये नंबर जो 00 समथिंग लगा रहा है, तो मैं 0.05 लिख देता हूं, यहां तक चलेगा। इस नंबर में 1.9 समथिंग क्या लिखेंगे? टू ही लिख दो, राउंड अप कर दो। ठीक है, यहां पर आ गए, इस जगह पर आएगा। ये 0.08 समथिंग है, तो 0 पॉइंट क्या लिखेंगे? 0.9 लिख दो तो भी चलेगा। यहां पर ये 92 है कि नहीं, 100 लिख दीजिए यार, सीधा सीधा राउंड अप, बहुत अच्छी चीज है। ये भी, इसको भी क्या करो, 100 ही लिख दो। देखो, आप इतना मत बढ़ाओ कि वैल्यू चेंज हो जाए। इस कंपैरिजन के हिसाब से आप 10 20 तो दान कर सकते हो, मन मर्जी कर दो, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगा, बिकॉज मेरा पूरा आंसर पॉइंट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो यहां तक आ गए,
कोई सर इसको अलग करूं तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नंबर, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, कितना बढ़ाएंगे कितना कम करेंगे ये पता होना चाहिए। यहां तक आने के बाद में अब चेक करना, इसके टू जीरोस क्या कर दिया, कैंसिल। चलो यार कैंसिल हुए। यहां पर आता हूं, इसके पास 2 पॉइंट है, इसके पास 2 पॉइंट है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मैं प्लेन नंबर ऐसे लिखता हूं, इज द 5, यहां पर 5 × 2, ये हमारा ऊपर वाला नंबर बना, सही है ना, 5 5 इसका। हाँ, यहां पर मैंने लिखा 9 × 100, बस इतना ही नंबर है, 9 × 100। अब थोड़ा ध्यान से चेक कीजिएगा, मैंने कहा यार 5 × 5 कितना, 25 को इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना, 4,000। अब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना यार, 2,000। तो आंसर जो फाइनली आ रहा है वो कितना है, 1/36 है। ठीक है, यहां तक आ गए, 1/30। मैं नहीं चाहता कि आप 1/36, 1 बाय कितना है, 18 है, सॉरी, हाँ 1/18 इज द नंबर। अब 1/18 को हमें सॉल्व करके आंसर टिक करना है, ये हमारा मेन। अब जितने भी ऑप्शन उठा लो सभी में कौन सा नंबर है, 6 ही है। तो आपको नंबर नहीं चाहिए, उसका नंबर फाइंड करने के लिए नहीं बता रहा है, वो क्या कर रहा है, सही पॉइंट सिलेक्ट कर दो कितना आएगा। अब पहली केस क्या होगी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले तो मुझे 0 देना ही पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा, और पॉइंट देने की वजह से ये नंबर जो 1 था वो कितना बना, 10 बनेगा, वो सीधा 100 नहीं बनेगा, आप एक ही 0 लगाते हो। तो क्या 10 नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा, आपको कि नहीं डिवाइड होगा, तो दोबारा क्या दोगे, 0 ही दोगे। तो 0 दोगे तो यहां पर और एक 0 बैठ जाएगा, कितना नंबर बना, 100। तो क्या 100 नंबर 18 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा। तो खाली यहां पर क्या लगानी है, 6 लगानी थी, एंड देन व्हाट इज द राइट आंसर, बी इज द ऑप्शन। IMP कर लेना। अब आपको लग रहा होगा कि सर तो घुमा रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, तो प्लीज गूगल कर सकते हो या कैलकुलेटर तो यूज कर ही सकते हो, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ये सभी कंटेंट एग्जाम में आए हुए हैं, हाँ। बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में हैंडल करना है कि कम टाइम में आप कैसे जल्दी जल्दी बना पाओ। ठीक है, नोट डाउन हुआ, प्लीज देख लीजिए। समझ में तो आ रहा है ना, मतलब अभी तक 3 ही कंसेप्ट हमारे हुए, बहुत सारे कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन में। डिजिट एडिशन, यूनिट प्लेस, अनदर इज द डेसिमल। फ्रैक्शन हमारा चल रहा है, बट फ्रैक्शन को मैंने डिटेल में अभी तक तो इंप्लीमेंट नहीं किया। मैंने खाली इतना बताया फ्रैक्शन नंबर होते क्या है, कैसे हम लोग फ्रैक्शन नंबर में कंपैरिजन कैसे करेंगे। कल का पूरा लेक्चर फ्रैक्शन के ऊपर ही होगा, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कैसे करता है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन नंबर कैसे इंप्लीमेंट किए जाता है। देन फ्रैक्शन होने के बाद में डेसिमल एंड इनके साथ में अटैच कर दूंगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, फिर खाली स्क्वायर रूट क्यूब रूट। धीरे धीरे करके ये टॉपिक आगे बढ़ेगा और फिर परसेंटेज जैसे आ जाएगा। जिस दिन मुझे लगा कि हमारा पूरा कंसेप्ट अभी कंप्लीट हो गया विद, देन खाली पीवाईक्यू, और फिर पीवाईक्यू ऐसे करना है, सभी के सभी पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू बनाते समय कंडीशन ऐसे होगी, बहुत बेसिक लगा, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, थोड़ा अच्छा लगा कि कंटेंट लगा रहा है, मजा आ रहा है, कंटेंट सॉल्व नहीं होगा 1 मिनट में, ऐसे कंटेंट क्लास में रखेंगे, और आप सभी को सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के मिनिमम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना, कम से कम 1000 सवाल हाथ नजरों के सामने से जाना चाहिए, तब जाके एग्जाम में रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या चाहता हूं मैं कि ऐसे नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आप सभी को आएगा, ये टॉपिक सभी से बनने वाला है। ठीक है, कंडीशन क्या है, विद इन अ टाइम में बन रहा है क्या, ये देखना। अगर मेरी कोई ऐसी स्पीड बन जाए कि मैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 या 5 मिनट में उठकर कंप्लीट कर रहा हूं, तो मैं उस एग्जाम में तो टॉप करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैथ्स का सबसे ज्यादा वेटेज इस टॉपिक के ऊपर है। आपका ये टॉपिक बनेगा तो डीआई की मेरी गारंटी होगी, डीआई में कैलकुलेशन करना है, बट इसी से आना है आपका प्रीलियम का डीआई, तो 100% चलेंगे। कुछ एग्जाम हमारे पाइपलाइन में है, आपको डिसाइड करना है कि मैं कैसे मैनेज करूं। मैं पहले पहले बता दे रहा हूं, मेन एग्जाम आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी है, 27 जुलाई से ही चलेगी एग्जाम, बट उसी के साथ में एसएससी अपना कैलेंडर खुद लॉन्च करने आ रहा है, और एसएससी का कैलेंडर लॉन्च होने वाला है आपका कब से,
9 जून से आपका नोटिफिकेशन आउट होगा एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है, उसका एक पूरा प्रॉपर वीडियो शूट किया है हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ज्ञानेश्वर सर ने उसका पूरा एनालिसिस बताया। तो मैं आज नहीं तो कल तक यूट्यूब पे लॉन्च करता हूँ उसका वीडियो, कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आएगी, एसएससी में एग्जाम कैसे है। अगर मैं आपके जगह पर रहता, देखो ये सभी का अलग अलग चॉइस है डेफिनेटली, और मैं अगर आपकी जगह पर रहता और मुझे चांस मिलता कि सर दोनों में से कौन सी एग्जाम सिलेक्ट करें, पर मैं जेन्युइन पढ़ाई कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहता। नाम के लिए देने वाले स्टूडेंट वैसे भी कुछ काम के नहीं, पहले बता रहा हूं। खाली नाम के लिए पढ़ रहे हैं तो वो करियर नहीं बना रहे। अगर आप सीरियसली देख रहे हो इस फील्ड को कि नहीं मुझे करियर सिलेक्ट करना ही है, तो फिर अगर मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कि वन इज द बैंकिंग एंड अनदर इज एसएससी, और मैं चाहता कि मुझे पेमेंट अच्छा एज अ पर्सन ओरिएंटेड, तो मैं एसएससी का जॉब सिलेक्ट कर लेता। ये मेरा चॉइस है, उसका रीजन है वन इज द पेमेंट साइकिल्स। मुझे पैसा ही मैटर करता है फ्यूचर में। आप ये नहीं कह सकते कि पैसा सभी बेकार चीज है, ये बोलने की भाषा है। सब कुछ करेगा आपका, अगर आपको लोगों को हेल्प करना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, उसके सिवा आप हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छी सैलरी एसएससी की होती है बिकॉज ऑफ द पोस्ट एंड सैलरी वाइज भी देखा जाए मिनिमम सैलरी 80,000 है एसएससी की, कम से कम 80,000। ठीक है, और एसएससी ने, हाँ डिफिकल्टी क्या है एसएससी में, एडवांस मार्क्स लगता है, थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है आज कम्पेयर टू द बैंकिंग, बट नियर अबाउट 60 to 70% तो सिलेबस काम में ही आ जाता है, ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए फ्यूचर पहले डिसाइड कीजिएगा। मेरा काम ये रहेगा कि अगर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको सेपरेट कर दो, उसके लिए कुछ एडिशनली बैच बनाओ। अभी हम लोगों ने रिसेंटली हमारा जो इंस्टीट्यूट में बैच चल रहा था, हिस्ट्री चल रही है, ये सर की पॉलिटी चल रहा था, तो मैंने आगे चल के अगले वीक से हिस्ट्री पॉलिटी बंद कर दिया है। हिस्ट्री पॉलिटी कैसे लगेगा, रोज लेक्चर हो रहा है हिस्ट्री पॉलिटी का। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वीक में एक बार आए तो ब्रिटिश का क्या चल रहा है वो पता चल रहा है। अरे रोज पढ़िए, फिर वो कनेक्ट कर पाओगे। अगर मान लो मैं मैथ्स आपको जो टीच कर रहा हूं, मैं वीक में एक ही दिन आता तो ना डेसिमल समझ में आता ना फ्रैक्शन होता। ठीक है, कंटिन्यूटी इज द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलो तो यहां पर रुकता हूं, थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।